गुड मॉर्निंग एवरीबडी। ये जो क्लास हम ले रहे हैं इट इज अबाउट फॉर्मूला रिवीजन क्लास ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि फिनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारे फॉर्मूला हैं और एक साथ सारे फॉर्मूला आधे घंटे में 50 मिनट में रिवाइज हो जाएं, तो उसके लिए मैं ये छोटा सा एक रिवीजन का क्लास ले रहा हूं। लेट मी स्टार्ट विथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में अगर आपको किसी भी इनफ्लो आउटफ्लो का फ्यूचर वैल्यू निकालना है कि मान लीजिए आप लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं आज, तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 5 साल के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, तो वो कितना पैसा मिलेगा इज द फ्यूचर वैल्यू। आज आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट इज 1 लाख एंड द फॉर्मूला इज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। इसमें जो आज रुपया आप इन्वेस्ट करेंगे, प्रेजेंट में जो पैसा आपके पास दैट इज पीवी। आर को आपको डेसिमल में लेना है, से 12% है तो आपको 0.12 लिखना है एंड एन इज नंबर ऑफ ईयर्स। सो इट्स पीवी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। यहीं पे अगर आपको यह पता चले कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, लेकिन आपको कंपाउंडिंग साल में 2 बार करना है, मींस 6 मंथली कंपाउंडिंग करना है एंड योर एन इज से 5 years, तो 6 मंथली कंपाउंडिंग के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करना होगा। मींस योर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी आर डिवाइडेड बाई 2 और आपको टाइम पीरियड को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। माने इफ इट इज 5 years एन, तो आपको एन इंटू 2 आपको यहां पे 10 लेना पड़ेगा फॉर 6 मंथली कंपाउंडिंग। सिमिलरली अगर आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग करना है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करना होगा, बिकॉज साल में 4 क्वार्टर होते हैं। सो योर 12 विल बी 12/4 दैट विल बी 3%, तो आपको 0.03 लिखना होगा और योर एन विल बी 5 into 4, तो आपको 20 years लेना होगा। ओके, सिमिलरली अगर आपको मंथली कंपाउंडिंग करना है तो इट्स आर डिवाइडेड बाई 12 एंड एन मल्टीप्लाइड बाई 12। तो ये फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। एंड द नेक्स्ट फॉर्मूला इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनवीटी। मतलब अगर आप 100 रुपीज करके हर साल आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, एवरी ईयर आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो आपको फ्यूचर में से एन नंबर ऑफ ईयर्स के बाद आपको कितने रुपए मिलेंगे। पर आपको दिमाग में रखना है कि से एन इज 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% और आप 100 रुपीज करके हर साल दे रहे हैं। तो फॉर्मूला इज ए फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। इसमें एन का और 1 का प्लेसमेंट देख लीजिएगा, इस टू द पावर एन माइनस 1 नीचे में है। नाउ ए जो आप 100 रुपीज करके इन्वेस्ट करेंगे हर साल वो 100 है। आर इज योर 12%, तो आपको 1.12 टू द पावर 5 लिखना है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.12। आर हमेशा आपको डेसिमल में लिखना है और एन नंबर ऑफ ईयर्स में लेना है। नाउ यहां पे एक चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि यहां जो हम 100 रुपीज करके इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट इज एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, नॉट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर। दिस इज एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। अगर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको एन नंबर ऑफ ईयर्स के एंड के बाद कितना पैसा मिलेगा, ये अगर आंसर निकालना है तो इसी फॉर्मूला में आपको एक बार अलग से 1 प्लस आर मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। सेम फॉर्मूला में 1 प्लस आर, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट आपको और ज्यादा मिल जाएगा क्योंकि आप बिगिनिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला है। प्रेजेंट वैल्यू अगर किसी भी फ्यूचर फ्लो का निकालना, फॉर एग्जांपल आपको 10 साल के बाद कोई 1 लाख रुपया देने वाला है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो आज आप उसको कितना रुपया देंगे? ऑब्वियसली 1 लाख से कम देंगे। सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 प्लस आर टू द पावर एन। ठीक इस वाले फॉर्मूला को अगर आप देखेंगे 1 प्लस आर टू द पावर एन को अगर आप इस तरफ में भेज देंगे, सो दिस फॉर्मूला विल कम प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 प्लस आर टू द पावर एन। ये फॉर्मूला कैपिटल बजटिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है। एंड देन कम्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनवीटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनवीटी का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर कोई आपको बोलता है कि वो आपको 1-1 लाख रुपया करके अगले 10 साल तक देगा, माइंड माई वर्ड्स, 1-1 लाख रुपया करके अगले 10 साल तक देगा और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, माने वो आपको 10 टाइम्स पैसा देगा, 10 बार 1-1 लाख रुपया करके देगा, एनवीटी फिक्स हो गया
और 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आज आप उसको कितना रुपया देंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी। ऑब्वियसली 10 लाख रुपया तो देंगे नहीं, क्योंकि 10 लाख रुपया तो वो आपको 10 बार में अलग अलग साल करके देगा। तो आप उसको आज कितना रुपया देंगे वो पीवी का फॉर्मूला से निकल जाएगा। पीवी इज इक्वल टू ए जो 1 लाख है, जो आपको वो 10 साल तक देगा, एनवीटी आपको 10 साल तक मिलेगा 1-1 लाख करके, तो ये अमाउंट एनवीटी हो गया, इंटू 1 प्लस आर 1.12 टू द पावर एन 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.12 इंटू 1.12 टू द पावर 10। ये जो 1 प्लस आर टू द पावर एन है यहां पे, ये यही वाला 1 प्लस आर टू द पावर एन है। ये आर डेसिमल में लेना है और एन को 10 नंबर ऑफ ईयर्स, जितना भी रहे नंबर ऑफ ईयर्स में लेना है। सो ये फॉर्मूला है कि आज आप किसी को कितना रुपया देंगे, प्रेजेंट वैल्यू आज, कि वो आपको अगले 10 साल तक एन 10 1-1 लाख रुपया करके अगले 10 साल तक दे दे, 1-1 लाख एनवीटी एट द रेट ऑफ 12% रेट 1.12। उसके बाद फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुअल एनवीटी। मतलब कोई आपको बोलेगा हम 1 लाख रुपया करके आपको जिंदगी भर देंगे एट द रेट ऑफ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आज आप उसको कितना रुपया देंगे? बैंक लोन इसी तरह से काम करता है। आंसर इज ए बाई आर, 1 लाख डिवाइडेड बाई 0.10, आंसर विल कम 10 लाख। अब आप बोलेंगे सर खाली 10 लाख रुपया हम उसको आज देंगे और वो हमको 1-1 लाख करके जिंदगी भर देगा, तो चलिए दे देते हैं, वेरी नॉर्मल थिंग। अरे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपको इंटरेस्ट ही तो दे रहा है हर साल। 10 लाख रुपया प्रिंसिपल, आप बैंक में 10 लाख रुपया जमा कर दीजिए और बैंक बोलेगा 10% इंटरेस्ट हम आपको देंगे, तो बैंक आपको 1 लाख रुपया हर साल देगा कि नहीं देगा? तो इंटरेस्ट तो निकाल रहे हो आप, इसको प्रिंसिपल समझ लो, इंटू आर कर लो, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ही तो हर साल दे रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुअल एनवीटी अगर आपको निकालना है, सो इट्स ए जो कि एनवीटी अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगला डिस्कशन है कॉमर्शियल पेपर पे, कि कॉमर्शियल पेपर आपको मालूम होगा डिस्काउंट पे इश्यू होता है और कमती पीरियड के लिए, 1 साल से छोटी अवधि के लिए इश्यू होता है, तो उसका इंटरेस्ट का यील्ड, मतलब हम लोगों को क्या इंटरेस्ट का इनकम होता है इफ वी इन्वेस्ट इन कॉमर्शियल पेपर, उसका फॉर्मूला है व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द कॉमर्शियल पेपर माइनस एट व्हाट प्राइस आर दे सेलिंग। ये डेफिनेटली फेस वैल्यू से कम होगा बिकॉज कॉमर्शियल पेपर्स आर सोल्ड एट ए डिस्काउंटेड प्राइस, डिवाइडेड बाय सेल प्राइस, क्योंकि आप उतना रुपया इन्वेस्ट करोगे, इंटू 365 बाई नंबर ऑफ डेज इंटू 100। मान लीजिए कॉमर्शियल पेपर 1000 रुपीज का है, जनरली वो लाख रुपए के मल्टीपल में या शायद 5 लाख के मल्टीपल में इश्यू होता है, वो आपको देख लेना पड़ेगा, अभी नया रूल क्या है। मान लीजिए फेस वैल्यू 1000 और इट इज इश्यूड एट 4% डिस्काउंट, मान लीजिए 960 रुपए में बिक रहा है और वो 40 दिन के लिए बिक रहा है, 40 दिन के बाद आपको 1000 रुपए मिल जाएगा। मीन्स इफ यू पुट 960 टुडे you will get 960 today, you will get 1000 rupees after 40 days. So the answer is face value 1000 minus, माने what is the interest yield? तो आपको 40 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, 1000 माइनस 960, बिकॉज इन्वेस्टिंग 960 you'll get 1000, तो ऊपर में 40 हो गया, डिवाइडेड बाय 960 व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग, सो इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल इंटू 365 बाई नंबर ऑफ डेज इंटू 100। जो भी अल्टीमेटली आंसर आ जाए, मैं आपको आंसर एक बार निकाल के दे देता हूं, 40 बाई 960 इंटू 365 बाई 40 इंटू 100, सो इट्स कमिंग 38%, नॉट लेस, 38% इंटरेस्ट कम नहीं होता। द नेक्स्ट चैप्टर इज द फॉर्मूला ऑफ लिवरेज। लिवरेज में 2-3 तरह के लिवरेज होते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ गया। ईबीआईटी कैसे आएगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी आ गया। तो कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट है, इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाएगा। मान लीजिए ऑपरेटिंग लिवरेज 5 टाइम्स का आया, तो ऑपरेटिंग लिवरेज 5 टाइम्स इज कंसीडर्ड टू बी अ बिट हाई, लेकिन ऑपरेटिंग लिवरेज का कॉन्सेप्ट ये है कि इफ दिस इज 5 टाइम्स, तो आपका 1% ऑफ चेंज इन सेल्स will result into 5% change in EBIT, because ऑपरेटिंग लिवरेज का ये भी फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन EBIT बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस कंपनी का जितना हाई ऑपरेटिंग लिवरेज होगा, थोड़ा सा सेल पे भी EBIT बहुत ड्रास्टिकली भागेगा। मतलब अगर आपका सोचिए ना, आपका ऑपरेटिंग लिवरेज अगर 20 टाइम्स है, 20 टाइम्स वेरी हाई, तो फॉर ए 2% इंक्रीज इन सेल्स, 2 into 40 your EBIT will go up by 40%. Same
डाउनवर्ड में भी सेम रूल एप्लीकेबल होता है। सेल अगर थोड़ा सा भी गिरेगा, ईबीआईटी बहुत ज्यादा गिर जाएगा। तो एक्चुअल में ऑपरेटिंग लिवरेज भले इस फॉर्मूला से निकाला जाता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, पर एक्चुअल में बड़े लोग इसी तरह से उसको यूज करते हैं। मतलब यही देखते हैं, ओके ऑपरेटिंग लिवरेज 5 माने 1% चेंज इन सेल विल रिजल्ट इनटू 5% चेंज इन ईबीआईटी, 10% चेंज इन सेल 50% ईबीआईटी को बढ़ाया जा सकता है। तो उसको बोलते हैं देखो ये ऑपरेटिंग लिवरेज सीधा बॉटम लाइन पे जाकर के हिट करेगा। आपका ऑपरेटिंग लिवरेज हाई है, सेल ग्रो कर रहा है, ईबीआईटी बहुत ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा। देन कम्स फिनेंशियल लिवरेज। फिनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है ईबीआईटी बाई पीबीटी। ऑब्वियसली बीच में कौन है? बीच में इंटरेस्ट है, बीच में इंटरेस्ट है। यह भी वेरी सिमिलरली काम करता है जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज काम करता है, बट ये काम करता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी नीचे और परसेंटेज चेंज इन पीबीटी ऊपर। मतलब अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज फिनेंशियल लिवरेज 4 टाइम्स का है, 4 टाइम्स, तो फॉर ए 10% चेंज इन ईबीआईटी योर पीबीटी विल गो अप। माने इफ योर ईबीआईटी गोज अप बाय 10%, योर पीबीटी विल गो अप बाय 40%। तो फिनेंशियल लिवरेज भी ऑपरेटिंग लिवरेज के जैसा ही काम करता है, बट ऑपरेटिंग लिवरेज आपका बिजनेस का लिवरेज है और फिनेंशियल लिवरेज आपके डेट का स्टोरी है। अगर आपको कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला चाहिए तो जो भी ऑपरेटिंग लिवरेज में और फिनेंशियल लिवरेज में फॉर्मूला यूज किया है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कंबाइंड लिवरेज चला आएगा। सो कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फिनेंशियल लिवरेज। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और टैक्स का रेट दिया, अपन को मालूम है कि इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्स डिडक्टिबल होता है, तो अगर आपको केडी निकालना है तो इट्स आर इंटू 1 माइनस टी। फॉर एग्जाम्पल अगर 10% ब्याज पे हम लोगों ने पैसा उठाया है और इंडिया में 30% का रेट ऑफ टैक्स है, 80 डेसिमल में लेना है और रेट को फुल में लेना है, ओके, तो आपका 7% इज द केडी। सिमिलरली अगर आप बॉन्ड वगैरह डिबेंचर वगैरह इशू करते हो और इशू करने में कुछ खर्चा वर्चा वगैरह लगता है तो आपको पैसे कम मिलते पर ब्याज तो आपको पूरा देना पड़ता है, तो आपका केडी विल गो अ लिटिल बिट अप। तो इन दैट केस अगर ये 10 इंटू 1 माइनस 3 और 7% अगर फिट है इस फॉर्मूला में भी, तो इट्स 7 इंटू फेस वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई इशू प्रोसीड से 98। मान लीजिए इशू आपने 2% डिस्काउंट में किया या 2% आपका दलाली वालाली में खर्चा हो गया, सो आर इंटू 1 माइनस टी तो वही है इंटू 100 बाई 98। सो योर अल्टीमेट आंसर विल बी 7.14%। केडी का ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है। इसको हम लोग बोलते हैं कि जब सारा डेटा आपके पास अवेलेबल हो, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, टैक्स रेट, रिडेम्पशन कब करेंगे, कितना में कब करेंगे, माने कितना नंबर ऑफ ईयर्स के बाद, कितना पैसा रिडेम्पशन में देंगे, इशू में कितना पैसा आपको मिला, अगर सारा डेटा अवेलेबल हो तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला है विच इज केडी इज इक्वल टू आई। ये आई है, यहां आर नहीं है, इसको ध्यान देना। आई मीन्स इंटरेस्ट अमाउंट पर एनम, नॉट इंटरेस्ट रेट पर एनम। So I into 1 minus T, same 1 minus 0.3 into into plus RP redemption price minus issue price divided by n number of years whole divided by RP plus IP divided by 2। तो ये फॉर्मूला सबसे बेहतरीन फॉर्मूला माना जाता है। वैसे इसका एक ऑल्टरनेट कैलकुलेशन भी है जहां पे KD कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग ट्रायल एंड एरर अप्रोच, IRR अप्रोच, इंटरपोलेशन के थ्रू से भी निकाला जा सकता है। सो वो केडी का एक और फॉर्मूला है, बहुत तरीका है, बट केडी का ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है और सबसे बेहतरीन, तीनों फॉर्मूला में सबसे बेहतरीन माना जाता है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालना है तो मालूम होना चाहिए कि प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टिबल। तो आपको 1 माइनस टी जहां जहां मैंने यूज किया है, देखिए 1 माइनस टी 1 माइनस टी 1 माइनस टी, आपको वो यूज करने नहीं मिलेगा। उसके बजाय आपको 1 प्लस सीडीटी, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ सीडीटी देना पड़ता है, तो 1 प्लस सीडीटी हर जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे। जहां जहां मैंने 1 माइनस टी मल्टीप्लाई किया था उसको काट करके 1 प्लस सीडीटी यूज करेंगे। लेकिन सीडीटी रेट अगर दिया हुआ हो, क्वेश्चन में बोला है कि सीडीटी रेट इज देयर, तभी यूज कीजिएगा, नहीं तो सीडीटी को पूरा इग्नोर कर दीजिएगा, 1 प्लस सीडीटी मत लिखिएगा, क्योंकि अब इंडिया में सीडीटी अबॉलिश भी हो चुका है। बट अगर रेट दिया एग्जाम में तो 1 प्लस सीडीटी यूज करने का है प्रेफरेंस शेयर का केपी निकालने के लिए।
अगला डिस्कशन है के ई कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कुछ फॉर्मूला हैं। पहला फॉर्मूला, अगर कोई कंपनी कांस्टेंट डिविडेंड देती है से 10 रुपया करके, तो के ई इज इक्वल टू D1 by P0। अच्छा, हर फॉर्मूला में इंटू 100 रहेगा, ओके, तो वो थोड़ा देख लीजिएगा। अगर 0.19 आंसर आया तो इट इज 19%। तो के ई इक्वल टू D1, अगले साल जो डिविडेंड देंगे, डिवाइडेड बाई P0, करंट मार्केट प्राइस कंपनी के शेयर का क्या है। सो के इज इक्वल टू D1 by P0। क्योंकि कांस्टेंट डिविडेंड है तो पिछला साल जो डिविडेंड दिए होंगे सॉरी पंचू पानी पिला, पिछला साल जो डिविडेंड दिए होंगे वही अगला साल भी डिविडेंड देंगे। तो फॉर्मूला विल बी के इक्वल टू D1 by P0 इंटू 100। अगर डिविडेंड विथ कांस्टेंट ग्रोथ है, मतलब अगर आपको ग्रोथ रेट अगर मालूम है कि कंपनी इज ग्रोइंग एट फलाना फलाना ग्रोथ रेट, तो फॉर्मूला इज के इज इक्वल टू D1 by P0 प्लस जी। ये देखिए जी अलग है, प्लस जी, और ये D1 by P0। इसमें ध्यान ये देना है कि अगर 100 मल्टीप्लाई करने का बात होगा तो पूरा से 100 यहां पे मल्टीप्लाई होगा। D1 जो डिविडेंड है, मान लो 4 रुपया डिविडेंड है, P0 मान लो मार्केट प्राइस कंपनी का 20 रुपया है, तो 4 by 20 D1 by P0 प्लस मान लो ग्रोथ रेट 9% है तो 0.09 ऐसे लिखना होगा। यहां अगर 9 लिख दिए तो सब गड़बड़ा जाएगा। सो इट्स D1 अमाउंट, P0 अमाउंट, ग्रोथ रेट डेसिमल इंटू फिर 100। मतलब आपका इफेक्टिवली के ही आएगा 4 by 20 प्लस 0.09 दैट इज 9% इंटू 100। सो द अल्टीमेट आंसर कम्स 29%। सो ये केई का दूसरा फॉर्मूला हो गया जहां पे ग्रोथ इज कांस्टेंट। केई का तीसरा फॉर्मूला जो सबसे ऑथेंटिक और 6 नंबर इसी चला दो और सबसे लॉजिकल माना जाता है सॉरी, प्रैक्टिकल लाइफ में यही वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इसका नाम है। के इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट RF, जो गवर्नमेंट बॉन्ड का रेट होता है, प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। बीटा आपको चिंता मत करना, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। नहीं दिया हुआ हो तो बीटा का कंप्यूटेशन का अलग फॉर्मूला है, B इज इक्वल टू R इंटू सिग्मा S बाई सिग्मा M, या स्टैंडर्ड डेविएशन S बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ M। ये बीटा का फॉर्मूला है। अगर बीटा नहीं दिया होगा तो ये डेटा देगा, बीटा निकाल सकते हो। अब एक डिस्कशन आया कि सर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है। ज्यादातर केसेस में कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी माना जाता है इफ नथिंग एल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब जितना आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकला आप उसी को कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग ले सकते हो। लेकिन देयर आर सम डिफरेंसेस, आइए मैं डिस्कशन करता हूं। अगर सम में फ्लोटेशन कॉस्ट दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं इशू एक्सपेंस, तो फिर के और के आर के फॉर्मूला में आप देखिए D1 by P0 प्लस जी, ये वाला फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूं। के के फॉर्मूला में तो फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होगा, D1 by P0 माइनस F प्लस जी, लेकिन के आर के फॉर्मूला में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं होगा। तो के आर थोड़ा ज्यादा, के आर थोड़ा कम आएगा, के ई थोड़ा ज्यादा आएगा। हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि फ्लोटेशन कॉस्ट, क्योंकि आप फ्लोट करेंगे, इक्विटी इशू करेंगे, तब आपका फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगा। रिटेन्ड अर्निंग तो आप फ्लोट नहीं करते ना, इशू नहीं करते, तो उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट लगता नहीं है। तो अगर के आर और के ई निकालने का सम आ गया एक साथ और फ्लोटेशन कॉस्ट सम में दिया हुआ, अगर नहीं दिया तो बोथ के आर के ई विल बी सेम, पर अगर दिया हुआ है तो के ई निकालते समय फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कीजिएगा, के आर निकालते समय माइनस मत कीजिएगा। अच्छा, और एक फॉर्मूला है के आर का। अगर के ई आप निकाल चुके हैं मान लो 20%, अब बोला गया कि शेयर होल्डर का पर्सनल इनकम टैक्स है 30% और शेयर इशू करने का ब्रोकरेज लगता है मान लो 4%, तो के आर का ये फॉर्मूला भी बड़ा हिट फॉर्मूला है
के आर इज इक्वल टू के ई, सेम है। अगर पर्सनल इनकम टैक्स इज जीरो, ब्रोकरेज इज जीरो, तो के ई इक्वल टू के आर। ऐसे भी डिविडेंड इनकम वगैरह, कैपिटल गेन इनकम वगैरह टैक्स फ्री है। लेकिन अब क्या कि डिविडेंड इनकम पे, कैपिटल गेन इनकम पे इंडिया में भी टैक्स लगने लग गया है। तो अब ये फॉर्मूला थोड़ा रेलेवेंट हो जाता है। अगर पर्सनल इनकम टैक्स का रेट दिया हुआ है और अगर ब्रोकरेज दिया हुआ है, तो फिर के आर इज इक्वल टू के ई इंटू 1 माइनस पर्सनल इनकम टैक्स इंटू 1 माइनस ब्रोकरेज रेट, मीन्स 20 इंटू 0.7 इंटू 0.96. So which eventually 20 into 0.7 into 0.96 will be 13.44%. तो ये केई का एक और फॉर्मूला है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट फॉर्मूला इज डूरेंस थ्योरी। डूरेंस साहब जिन्होंने बोला था कि डेट इशू करने से कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाता है क्योंकि डेट बड़ा चीप आता है, उनका बोलना था कि डेट तो चीप आता है लेकिन डेट इशू करने से शेयर होल्डर के रिस्क परसेप्शन में कोई चेंज नहीं होता, केई विल रिमेन कांस्टेंट। उसके बेस पे उनका केओ का फॉर्मूला था केडी कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाइड बाई डी डिवाइडेड बाई डी प्लस ई प्लस केई मल्टीप्लाइड बाई ई डिवाइडेड बाई डी प्लस ई। आप अगर इसको देखेंगे कितना रुपया का डेट है, मान लीजिए डेट मान लीजिए डेट इक्विटी रेशियो, डेट 4 लाख और इक्विटी 6 लाख है, तो 4:6। तो डेट केओ इक्वल टू के डी इंटू 4/10 प्लस के ई इंटू 6/10। जितना इक्विटी है वो इक्विटी का वेट हो गया 60% और डेट का वेट हो गया 40%। तो के डी इंटू 40% प्लस के ई इंटू 60%, वो केओ का फॉर्मूला। तो इसमें क्या है कि जितना आपका डेट का परसेंटेज ज्यादा होगा, बिकॉज केडी विल नॉर्मली बी चीप, डेट सस्ता होता है, तो जितना आपका डेट का परसेंटेज हाई होगा, से इट इज 90%, तो केडी चीप है, केई महंगा है, तो इट इज मल्टीप्लाइड विथ 10%, बट इट इज मल्टीप्लाइड विथ 90%, तो योर केओ विल नेचुरली कम डाउन। ये डूरेंट का केओ निकालने का फॉर्मूला। मोडिग्लियानी मिलर का फॉर्मूला ये है, मोडिग्लियानी मिलर बोलता है कि केई इज इक्वल टू केओ प्लस डी बाई एस इंटू केओ माइनस के डी। उनका बोलना था कि जितना ज्यादा आप डेट इश्यू करेंगे, जितना ज्यादा उतना आपका केई बढ़ेगा। बिकॉज आप फॉर्मूला में भी देखिए सिंपल है, डेट अगर ज्यादा हुआ, ये न्यूमरेटर में है, ऊपर में है, केई बढ़ जाएगा। क्योंकि डेट ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि डेट अगर बैलेंस शीट में बढ़ता है तो रिस्क बढ़ता है, रिस्क बढ़ेगा तो शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, और शेयर होल्डर के एक्सपेक्टेशन का नाम ही तो केई है। तो मोडिग्लियानी मिलर का फॉर्मूला के इज इक्वल टू के ओ प्लस डी बाई एस, ये शेयर है, डी बाई ई भी बोल सकते हो, इंटू के ओ माइनस के डी। अच्छा, मोडिग्लियानी मिलर का वैल्यूएशन का फॉर्मूला आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स तो नॉर्मल वैल्यूएशन जैसे निकालते हो, पफेस बाई के इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी, उसमें डेट जोड़ दिया तो वैल्यू ऑफ फर्म आ गया। पर आफ्टर टैक्स मोडिग्लियानी मिलर ने बोला था कि वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म से वैल्यू ऑफ लिवर्ड फॉर्म थोड़ा ज्यादा रहेगा, और कितना ज्यादा रहेगा, बाय द अमाउंट डी इंटू टी। तो उन्होंने बोला कि डिबेंचर इंटरेस्ट का जो टैक्स सेविंग होता है उसका अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट टैक्स सेविंग का पीवी वो निकलता है डी इंटू टी, डिबेंचर इंटू टैक्स रेट। तो उन्होंने बोला वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी, और ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी आप अगर देखेंगे तो पफेस ही है, तो इट्स पफेस डिवाइडेड बाई के। सो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई के, और वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू जितना भी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म आएगा दैट प्लस डी इंटू टी। दिस डी इंटू टी इज नथिंग बट इंटरेस्ट टैक्स सेविंग का प्रेजेंट वैल्यू। So value of levered firm will always be higher than value of unlevered firm, और दोनों के बीच का gap will be D into T, and that D into T is nothing but the present value of interest tax saving. तो ये जो मोडिग्लियानी मिलर का फॉर्मूला है, दोनों ये आफ्टर टैक्स वाले सम्स में यूज होगा, आफ्टर टैक्स वाले सम्स में। कैपिटल बजटिंग में ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। एक फॉर्मूला है एनुअलाइज्ड एनपीवी का, जो हम लोग ज्यादातर केसेस में तब यूज में लेते हैं जब दो प्रोजेक्ट डिस्कशन में हो और दोनों की लाइफ अलग अलग हो। एक 5 साल का प्रोजेक्ट है, एक 15 साल का प्रोजेक्ट है, तो एनुअलाइज्ड एनपीवी का कॉन्सेप्ट है दोनों प्रोजेक्ट का नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, डिवाइड कर दो एनवीटी फैक्टर से,
5 साल की एनवीटी फैक्टर छोटी रहेगी, 15 साल की एनवीटी फैक्टर बड़ी रहेगी। तो एनपीवी निकाल करके उसको अगर एनवीटी फैक्टर से डिवाइड कर दे तो एनुअलाइज्ड एनपीवी आ जाता है। प्रोजेक्ट विथ हायर एनुअलाइज्ड एनपीवी इज ऑलवेज सजेस्टेड, इज ऑलवेज एक्सेप्टेड। उसके बाद ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो बाय आउटफ्लो। जब दो प्रोजेक्ट अलग अलग आउटफ्लो वाले होते हैं, एक 10 लाख का आउटफ्लो लग रहा है, एक में 50 लाख का आउटफ्लो लग रहा है, तो एनपीवी से डिस्कशन नहीं करके प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को यूज किया जाता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो करके। सो दिस इज द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला। डिविडेंड थ्योरी में काफी सारे फॉर्मूला हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जेम्स वॉल्टर, जिन्होंने बोला प्राइस ऑफ द शेयर इज डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय आरए डिवाइडेड बाय आरसी। आरए इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, माने कंपनी अपने पैसे से, इक्विटी से कितना रिटर्न कमाती है, डिवाइडेड बाय आरसी शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन क्या है, केई, इंटू ई माइनस डी डिवाइडेड बाय नीचे में आरसी। अब इस फॉर्मूला में बड़ा ही सिंपल फंडा है कि अगर आर ए ज्यादा है, अगर आर ए ज्यादा है आरसी से, नीचे में तो ये आरसी फिक्स है, अगर आर ए ज्यादा है आरसी से, कंपनी अगर ज्यादा पैसा कमा रही है, आर ए अगर ज्यादा है, तो यहां पे आपका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। ये अमाउंट ज्यादा कब होगा, जब आप डिविडेंड 0 देंगे। अगर डिविडेंड 0 देंगे तो पूरा अर्निंग यहां बच जाएगा। अब सोचो ना, मान लो आरए 15% है और आरसी 10% है, तो डी 0 कर दो ना, डी 0 कर दो। यहां ई माइनस डी, मान लो अर्निंग आप 8 रुपया कमा रहे हो, तो 8 माइनस 0, तो 8 माइनस 0 अगर कर दिए तो 8 1.5 से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर बढ़ के आएगा। वही अगर आप डिविडेंड दे देते हैं तो 4 आ गया, और 8 माइनस 4 यहां पे 4 आ गया, मान लो सिर्फ डिविडेंड 4 रुपए आप देते हैं तो ये 4 आ गया, तो 4 तो 4 ही रहा, ये वाला 4 खाली 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 4 अगर 1.5 से मल्टीप्लाई होगा, यहां पूरा 4 रहेगा, तो न्यूमरेटर तो कम आएगा ना। तो फंडा वाज वेरी सिंपल कि प्राइस निकालने का फॉर्मूला है डी प्लस आर ए बाई आर सी इंटू ई माइनस डी डिवाइडेड बाई आर सी। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि अगर आर ए बड़ा है आर सी से, तो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन कम है, डोंट पे डिविडेंड, डोंट पे डिविडेंड। और अगर आर ए छोटा है आरसी से, कंपनी कम पैसा कमा रही है, शेयर होल्डर ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, पे 100% डिविडेंड, मतलब जितना कमाते हो पूरा डिविडेंड दे दो। बट प्राइस निकालने का अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला इज डी प्लस आर ए बाई आर सी इंटू ई माइनस डी होल डिवाइडेड बाई आर सी। ये वॉल्टर का फॉर्मूला हो गया। मोडिग्लियानी मिलर भी डिविडेंड पॉलिसी पे अपनी थ्योरी दिए थे। उनका फॉर्मूला 2 है, एक P0 निकालने का विच इज D1 प्लस P1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE। D1 प्लस P1 फ्यूचर कैश फ्लो है और P0 प्रेजेंट वैल्यू है डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE। और अगर फ्यूचर में कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना पड़ेगा टू फिनांस आवर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, तो उसका अलग से फॉर्मूला था, कैपिटल N जो कि नया नंबर ऑफ शेयर हम इशू करेंगे, multiplied by P1 at P1 price is equal to I investment required minus earning minus dividend that we are going to pay। तो I is the investment required, मान लो मेरे को 10 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए, माइनस अर्निंग, मान लो मेरे पास 5 लाख रुपए की अर्निंग है, माइनस N करेंट नंबर ऑफ शेयर्स मान लो 1 लाख, इंटू D1 मान लो 2 रुपया हम डिविडेंड देने वाले हैं। तो 5 लाख रुपया हम कमा रहे हैं, 2 लाख हम डिविडेंड देने वाले, माने 2 रुपया करके 1 लाख शेयर पे डिविडेंड देने वाले, तो 2 लाख हम डिविडेंड दे देंगे, 5 लाख में से 2 लाख रुपया मेरे पास चला जाएगा, तो मेरे पास 3 लाख बचेगा। 10 लाख रुपया मेरे को बिजनेस में चाहिए, तो 10 लाख माइनस 3 लाख हमको 7 लाख रुपया फंड रेज करना पड़ेगा, बिकॉज 3 लाख तो मेरे पास बचा हुआ ही है, अर्निंग माइनस ND1, तो 7 लाख रेज करना पड़ेगा। 7 लाख को अगर मैं P1 से डिवाइड कर दूंगा, P1 इज माई मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 1, तो फ्यूचर में मेरे को कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना पड़ेगा टू फिनांस माई कैपिटल प्रोजेक्ट, वो पता चल जाएगा। सो फॉर्मूला इज कैपिटल N P1, यहां कैपिटल N इज द न्यू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड,
फिर से बोलता हूं, कैपिटल एन P1 इज इक्वल टू आई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड माइनस ई माइनस एन D1। एन करेंट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी है, D1 जो मैं डिविडेंड देने वाला हूं। गॉर्डन मॉडल का डिविडेंड का थ्योरी है या डिविडेंड का फॉर्मूला है P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस जी। सेम फॉर्मूला आपका यहां पर भी डिस्कशन हुआ था, ये देखिए KE इज इक्वल टू D1 बाई P0 प्लस जी। ये भी डिविडेंड का डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से ही लिया हुआ फॉर्मूला। इसी को उल्टा पलटा कर दोगे अगर ऊपर नीचे करके तो P0 इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस जी आ जाएगा। जी कैसे निकाला जाता है? आंसर इज B इंटू R। बी क्या है? आंसर इज रिटेंशन रेशियो और आर क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ग्रोथ का फॉर्मूला है रिटेंशन रेशियो इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी। ध्यान रखना है कि D1 इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड, फ्यूचर डिविडेंड है। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज ग्राहम एंड डॉड मॉडल, बर्ड इन द हैंड भी बोलते हैं इसको। ग्राहम एंड डॉड मॉडल का फॉर्मूला है प्राइस इज इक्वल टू एम, एम इज द मल्टीप्लायर, क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहेगा, इंटू डी डिविडेंड प्लस अर्निंग डिवाइडेड बाई 3। मतलब डिविडेंड को अर्निंग का 3 गुना वेट मिलता है, डिविडेंड और अर्निंग डिवाइडेड बाई 3 माने अर्निंग का 1/3 और डिविडेंड के बराबर है। सो फार एज वेटेज इज कंसर्न, ये बर्ड इन द हैंड थ्योरी बोलता है कि डिविडेंड गेट्स मोर वेटेज देन रिटेंशन। इसी फॉर्मूला को अगर थोड़ा सॉल्व कर देंगे ना तो ये निकल जाएगा, P इज इक्वल टू मल्टीप्लायर बाई 3 इंटू 4D प्लस आर। 4D प्लस आर का फंडा सिंपल है कि हम लोग रिटेंशन को 1 वेट देते हैं तो डिविडेंड को 4 वेट देते हैं। डिविडेंड गेट्स मोर वेटेज देन रिटेंशन। सो ये भी फॉर्मूला है P इज इक्वल टू M बाई 3 इंटू 4D प्लस आर। और ज्यादातर ऊपर वाला यूज होता है, सेम रिजल्ट आएगा दोनों में, P इज इक्वल टू M इंटू D प्लस E बाई 3। उसके बाद कैश मैनेजमेंट में बाउमोल मॉडल का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बच्चे लोग इन्वेंट्री में भी सीखते हैं कि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज किया हुआ है और मेरे को साल में 10 लाख रुपया चाहिए तो साल में जितना रुपया चाहिए दैट इज T। B इज द कॉस्ट पर कन्वर्जन, एक बार कन्वर्ट कराने का, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कैश में कन्वर्ट कराने का मेरा जो कन्वर्जन कॉस्ट लगता है दैट इज B। I इज माई इंटरेस्ट रेट, तो मेरे को कितना कन्वर्ट करना चाहिए एक बार में। साल में 10 लाख रुपया चाहिए तो मैं 10 बार 1-1 लाख करके कन्वर्ट करूं, कि 5 बार 2-2 लाख करके कन्वर्ट करूं, कि 2 बार 5-5 लाख करके कन्वर्ट करूं, कि 50-50 हजार करके 20 बार कन्वर्ट करूं। इसका फॉर्मूला है C इज इक्वल टू 2 इंटू B इंटू T डिवाइडेड बाई I। 2 तो फिक्स है, B मेरा एक बार कन्वर्ट करने का खर्चा कितना लगता है, T मेरा एनुअल कैश रिक्वायरमेंट है और I मेरा इंटरेस्ट रेट है। ये B जो है ये अमाउंट में रहता है, कॉस्ट पर कन्वर्जन 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया। T अमाउंट में रहता है 10 लाख, 50 लाख, 20 लाख। I डेसिमल में रहेगा 0.05, 0.06, 0.07 रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। ये कर लोगे तो आपका C निकल जाएगा। मान लो C निकला 1 लाख रुपया, तो इसका मतलब हुआ कि आपको 1-1 लाख रुपया करके 10 बार कन्वर्ट करना चाहिए इफ योर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश इज 10 lakhs। ये बाउमोल मॉडल था। उसके बाद डिस्कशन आया कॉस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। कॉस्ट ऑफ क्रेडिटर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि क्रेडिटर से हम अगर 100 रुपया उधार लेते हैं और उसको अगर हम से 40 दिन में पैसा देते हैं तो कई बार लोगों को लगता है कि 100 रुपया का उधार लिए 40 दिन के बाद भी तो 100 रुपया ही पेमेंट कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्रेडिटर कोई ब्याज नहीं लिया। ये ऐसे डिस्कशन नहीं होना चाहिए। इसका फंडा है कि कैश डिस्काउंट कितना है, डी इज डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट वो 3% देता है तो आपका 3% कॉस्ट हो रहा है 40 दिन का। इसका फॉर्मूला है डी 3 रुपया डिवाइडेड बाई 100 माइनस डी इंटू 365 बाई टी इंटू 100। आप देखेंगे जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिटर है वो बहुत हाई आता है। लोगों को लगता है कि क्रेडिटर लोग फ्री में हमको लोन में पैसा माने माल दे देता है, ऐसा नहीं है। कैश डिस्काउंट फॉरगोन इज द इंटरेस्ट। इसी का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट है। वो फॉर्मूला है 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डी माने 100 डिवाइडेड बाई 97। मेरे एग्जांपल में
टू द पावर 365/t -1 यहां पे है, देखिएगा। इसके लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए, ये नॉर्मल कैलकुलेटर पे हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कशन है फिनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट का। मतलब अगर आपके पास दो प्लान है डेट इक्विटी का, तो दोनों प्लान के बीच में कितना EBIT आने से दोनों प्लान का EPS सेम होगा, उसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला इज सिंपल, पहला वाला प्लान का EPS और दूसरा वाला प्लान का EPS निकाल के इक्वेट कर लेना है। EBIT इज अननोन, वो आपको मिल जाएगा। बिकॉज इंडिफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट है एट विच अमाउंट ऑफ EBIT EPS ऑफ टू डिफरेंट प्लान्स आर सेम या इज सेम। दो कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान में कितना EBIT कमाने से EPS सेम आता है। तो ये देखिए EPS निकाला गया, EBIT माइनस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट प्लान इंटू 1 - t डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द फर्स्ट प्लान। इससे EPS ऑफ द फर्स्ट प्लान निकल जाएगा। EBIT मिसिंग है, EBIT को x लेना है एक तरह से, EBIT लिख के रखो। ये EBIT इंटू इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड प्लान माइनस इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड प्लान इंटू 1 - t डिवाइडेड बाई E2 इक्विटी नंबर ऑफ शेयर ऑफ द सेकेंड प्लान। दोनों के बीच में इक्वल टू कर दोगे तो EBIT निकल के आ जाएगा, क्योंकि EBIT ही तो पता करना है दोनों प्लान के बीच का, वो EBIT जो EPS सेम देगा। इंटरेस्ट आपको मालूम रहेगा, टैक्स रेट आपको मालूम रहेगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फर्स्ट प्लान सेकेंड प्लान का आपको मालूम रहेगा, EBIT निकल के आ जाएगा। उसके बाद आता है फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, जो अपना लास्ट फॉर्मूला है। ये किसी भी प्लान के बारे में, जैसे मान लो आपका डेट इक्विटी का प्लान ऐसा है कि डेट आप 10 लाख रुपया यूज कर रहे हो, इक्विटी आप 50 लाख रुपया यूज कर रहे हो, 5 लाख इंटू 10, और डेट पे आप 9% इंटरेस्ट दे रहे हो। तो आपको पता करना कि कितना रुपया कमा लेने से माई EPS विल बी 0, मिनिमम अर्निंग कितना करें। सो फॉर्मूला वही है, EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 - t डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल टू 0 कर लो, सॉल्व कर लो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको मालूम ही है, इंटरेस्ट आपको मालूम ही है, देख लो 10 लाख इंटू 9%, टैक्स रेट आपको मालूम रहेगा से 30%, EBIT निकल के आ जाएगा। अच्छा, इस दोनों फॉर्मूला में अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान में, तो वो अलग से यहां पे माइनस होगा, EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 - t माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। उसके साथ अगर CDT भी रहेगा तो प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू 1 + CDT मिला के, CDT मिला के। तो वो सब जगह पे EPS निकालने के फॉर्मूला में EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 - t माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बाई नंबर ऑफ शेयर करेंगे, तब जाकर के EPS आएगा। तो अगर आपको इंडिफरेंस पॉइंट या ब्रेक इवन पॉइंट में जहां भी EPS का लक्षण दिखाई देता है, चक्कर दिखाई देता है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड को न्यूमरेटर में अलग से माइनस करना मत भूलिएगा। सो ये सारा फॉर्मूला का रिवीजन मैंने FM का कराया, होप ये तुम्हारे थोड़ा सा काम आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।